हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए आज एक शानदार लाइन लेके यहाँ आया है। तो ये लाइन्स हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। है ना, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, सिर्फ मेहनत करते रहो। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर, आपकी तस्वीर बदल दे। मतलब कि आप मेहनत करते रहो, वक्त आपकी तस्वीर ज़रूर बदल देगा, आपकी परिस्थिति ज़रूर बदल देगा। है ना। तो देखो, लाखों किलोमीटर हमको चलना है, परंतु उसकी शुरुआत तो एक कदम से होगी ना। तो आज हम कदम बढ़ाने वाले हैं। कक्षा 9वीं विज्ञान की जो पढ़ाई हम लोग लगातार कर रहे थे, मैं बीच में त्रिकोणमिति के वीडियो बनाने लगा था तो उसे छोड़ दिया था बनाना। 9th क्लास का वीडियो जो कि आप लोगों के लिए डेली सुबह 9 बजे आता था वीडियो, फिर से 9वीं क्लास और विज्ञान विषय का वो जो वीडियो है अब डेली आप लोगों को सुबह 8 बजे देखने के लिए मिलेगा। तो आप रोज़ाना सुबह 8 बजे ज़रूर देखिए। और मैंने बीच में छोड़ दिया था वीडियो बनाना। मैंने 9वीं कक्षा के 4 अध्याय 4 तक का वीडियो बनाया था विज्ञान में, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के विद्यार्थियों के लिए, और आगे का नहीं बनाया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर आज से हम शुरुआत करेंगे अध्याय 5 बल एवं गति के नियम। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे। पिंकी मिश्रा ने मैसेज किया था कि सर इसके आगे का वीडियो डालिए, तो मैं स्टार्ट आज कर रहा हूँ। पीयूष रिंगटोन करके है, तो इन्होंने बोला था सर जल्दी से आगे का क्वेश्चन आंसर बताइए गति का। तो गति का अध्याय समाप्त हो चुका है। और ये ड्राइंग एंड ट्रिक्स विथ मिन्नी है, सर आगे का करवाइए प्लीज़, ज़रूर अभी करवा रहे हैं। और ये क्या संतान राम सर इसका क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर और पूरा चैप्टर अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। रूपमणि साहू बोल रही सही विकल्प डालें सर चैप्टर 4 का। तो चैप्टर 4 तो हो चुका है, आज से मैं चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन आंसर सहित, और पूरे अध्याय को आपको समझाऊँगा भी मैं। और ऑलवेज कीप योर स्माइल करके चैनल है जिसने बोला आगे का वीडियो भी डालिए सर, तो आगे अब कंटिन्यू बनाएंगे। और इस छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 9वीं का जो विज्ञान विषय है उसको पूरा हम लोग ख़त्म करेंगे, पूरा मैं उसको पढ़ाऊँगा। तो रोज़ सुबह 8 बजे इसका क्लास होगा, तो डेली सुबह 8 बजे आप आ जाइए। आपको हमारे चैनल में डेली आपको वीडियो मिलेगा और हम पढ़ाई करेंगे। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आता है पढ़ाई में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा अध्याय 5 बल एवं गति के नियम। तो देखते हैं बल एवं गति के नियम अध्याय को हम लोग। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं अध्याय 5 बल एवं गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो क्या होती हैं, या तो गत्यावस्था में होती है या फिर विरामावस्था में होती है ना। गत्यावस्था में होता है या फिर वो क्या होता है, विरामावस्था में होता है। लेकिन कोई वस्तु अगर गत्यावस्था में है, जैसे कि हम क्या चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं, जब तक हम लोग उसमें पैडल चलाते हैं तब तक क्या होता है, साइकिल चलता है। परंतु कुछ देर बाद वो रुक जाता है। रुक क्यों जाता है? तो रुकने का कारण होता है घर्षण, है ना। रुकने का कारण होता है घर्षण। अगर वस्तु के गति की जो दिशा है, घर्षण उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब उस ओर अगर गति कर रहा है कोई वस्तु, तो घर्षण उसके विपरीत क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए वस्तु क्या हो जाता है, रुक जाता है। और देखिए, न्यूटन का जो प्रथम नियम है ना, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है
तो वह गत्यावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। देखो जब साइकिल पर हम पैडल मारते रहते हैं तो रुकने लगता है, फिर हम पैडल मारते हैं फिर वो चलने लगता है। तो रुकता किसके कारण है? किसी बाह्य कारक के कारण वो रुकता है। अगर कोई विरामावस्था में है, कोई वस्तु स्थिर है, लेकिन अगर वो गति कर रही है तो गति क्यों करेगी? गति तब करेगी जब उस पर क्या हो, कोई बाह्य कारक आ जाए, या उसको हम लोग बोलते हैं जब बाह्य बल लगे। जब उस पर बाह्य बल लगे तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हम लोग अगर लकड़ी की दो पट्टियाँ लें, लकड़ी की दो चौड़ी पट्टियाँ लें और एक पट्टी को क्या करें, हम उसमें 45 अंश के कोण में ऐसा रख दें, है ना। इसी वस्तु के माध्यम से हम लोग उसको ऐसा रख देते हैं और इस पर क्या करते हैं, एक गोला या एक गेंद। अगर हम लोग क्या करें, इस गेंद को इस लकड़ी के यहाँ से अगर हम लोग इस गेंद को छोड़ें तो वो क्या करेगा, गति करेगा। अगर हम लोग ये जो लकड़ी का है, अगर हम लोग क्या करें, उसमें सबसे पहले लकड़ी रख करके इस बॉल को हम लोग ले जाएंगे तो ये बॉल चलते हुए जाएगा, किसी दूरी पर तय करेगा। अगर हम लोग इसमें क्या कर दें, तेल लगा दें, लकड़ी की इस पट्टी पर तेल लगा दें तो ये पहले की तुलना में और अधिक दूरी तय करेगा। परंतु अगर हम यहाँ पर इसको हटाकर इसके जगह क्या रख दें, रेत रख दें, तो रेत रख देंगे तो क्या वो गति करेगा? वो बॉल उतनी दूरी पर नहीं जा पाएगा जितनी दूरी पर पहले लकड़ी में रखा हुआ या तेल में तेल लगाए थे तो गया। बहुत कम दूरी तय करेगा, ये यहाँ पर से जा कर के बहुत कम दूरी पर ये रुक जाएगा। तो इसका कारण क्या है, जब हम लोगों ने रेत पे इस बॉल को ले गए तो रेत पे बहुत कम दूरी तय किया, है ना, और जब लकड़ी में था तो थोड़ा उससे ज़्यादा दूरी तय किया। अब लकड़ी में जब तेल लगाया तो और ज़्यादा दूरी तय करके बॉल गया। इसका कारण क्या था? तो इसके पीछे का कारण है घर्षण। घर्षण जो है वो क्या होता है कि जो यहाँ पर हम लोग तेल लगाए तो सतह क्या हो गया, चिकनी सतह में घर्षण कम होने के कारण वस्तु की गति बढ़ गई, और रेत डालने पर वो सतह क्या हो गया, और खुरदुरी हो गया, मतलब चिकनाहट पूरी तरीके से नष्ट हो गया। तो क्या हुआ, बॉल ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। तो इसका कारण ये हुआ कि रेत में क्या हो गया, घर्षण बढ़ गया, और जब वहाँ पर तेल लगाया तो सतह चिकनी हो गया, मतलब घर्षण बहुत कम हो गया। तो घर्षण जो होता है ना, घर्षण वह कारक होता है, घर्षण वह कारक है जो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में, घर्षण वह बल है या बाह्य बल है बोल सकते हैं, घर्षण वह बल है जो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर बॉल ये इस दिशा में जा रहा है तो घर्षण किस दिशा में गया, इसके विपरीत, और रेत था तो घर्षण बल का मान बढ़ गया, इसी कारण वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया बॉल रेत में। और जब हम लोग उसमें तेल लगाया तो चिकना हो गया, तो उससे क्या हुआ कि इसके स्पीड बढ़ गया और घर्षण कम हो गया, इसलिए वो ज़्यादा दूरी तय किया। ये हो गया हमारा घर्षण। और न्यूटन इस विषय में क्या होते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम इस विषय पर क्या बोलता है, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम हमारा बोलता है कि कोई भी वस्तु गत्यावस्था में है, मतलब गति कर रहा है, गत्यावस्था में है, तो वह गत्यावस्था में ही रहेगा, है ना, गत्यावस्था में ही रहेगा, है ना, या विरामावस्था में है, मतलब रुका हुआ है, विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, तो वह विरामावस्था में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए,
जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर देखो हमारा ये जो बॉल का उदाहरण हम लोगों ने लिया है, अगर इस पर घर्षण बल नहीं लगता तो क्या वो रुकता? बॉल नहीं रुकता। अगर बॉल को हम लोग विरामावस्था में रख दें और उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं तो क्या होगा? लगातार चलते रहेगा। ये न्यूटन का कहना है। यहाँ पर घर्षण बल के कारण वो रुक रहा था। तो ये जो है वस्तु अगर कोई गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं हम लोग, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अब जड़त्व क्या होता है? जड़त्व मतलब होता है अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगा, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा। मतलब वह अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वस्तु के स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है तभी तो विरामावस्था में है। उसको गत्यावस्था में लाने के लिए हम लोग को बल लगाना पड़ता है ना, क्योंकि वो वस्तु विरामावस्था में ही रहता है और हम लोग उसको बल लगाते हैं तब वो गत्यावस्था में आता है, क्योंकि वो विरामावस्था में रहना चाहता है। क्योंकि कोई भी वस्तु में क्या होता है? जड़त्व होता है, और वो क्या करता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो हम उसको रोकेंगे, बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वस्तु क्या करेगा? गत्यावस्था में है तो विरोध करेगा रुकने का। आप उसको विरामावस्था में लाओगे, वो अवस्था में चेंज करोगे तो उसका विरोध करेगा। वही जड़त्व है। जड़त्व क्या करता है? किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगा, गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगा। जैसे कि हम लोग बस में जाते हैं, बस अचानक रुक जाता है, या कार में जाते रहते, कार अचानक रुक जाता है तो हम लोग क्या होते हैं? आ जाते हैं सामने की ओर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम कार में या बस में बैठ करके जाते हैं तो क्या होता है? गति करता रहता है बस, और बस के साथ हम लोग का शरीर भी क्या होता है? गत्यावस्था में रहता है। परंतु जब बस क्या होता है? विरामावस्था में आ जाता है, तब भी हमारे शरीर में क्या रहता है? गति का जड़त्व रहता है। गति का जड़त्व रहता है, इसी कारण हमारा शरीर क्या हो जाता है? आगे की ओर चला जाता है। बस तो रुक जाता है लेकिन हमारा जो शरीर होता है, सिर जो होता है, वो आगे की ओर चला जाता है, क्योंकि उसमें तब भी क्या रहता है? गति का जड़त्व रहता है। जड़त्व भी दो प्रकार का होता है, एक तो गति का जड़त्व होता है, एक विराम का जड़त्व होता है ना। एक क्या रहता है? गति का जड़त्व और एक विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व जो गत्यावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, और विराम का जड़त्व जो विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा घर्षण के बारे में, न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में और जड़त्व के बारे में। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अध्याय 5 का नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व तथा द्रव्यमान। अभी मैंने बताया जड़त्व क्या होता है? वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। परंतु जड़त्व का मापन हम कैसे करेंगे? किस आधार पर बोलेंगे किस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा और किस वस्तु का जड़त्व कम होगा, या कौन सी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का ज़्यादा विरोध करेगी और कौन सी वस्तु कम विरोध करेगी? देखते हैं क्रियाकलाप के द्वारा। हमारे पास अगर दो बोतलें हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है? दो बोतलें हैं। मान लो ये हमारा एक बोतल जो क्या है? खाली है। ये हमारा एक खाली बोतल है। एक बोतल और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो बोतल है वो क्या है? अगर मान लो इस बोतल में हम लोग क्या कर देते हैं? पानी भर देते हैं। तो अब ये बताना कि ये जो खाली बोतल है, दो बोतल है, खाली बोतल है, पानी भरा हुआ बोतल, कौन से बोतल को गिराने के लिए हम लोग को अधिक बल की आवश्यकता होगी? खाली बोतल को हम आराम से गिरा देंगे, लेकिन भरा हुआ जो बोतल है उसको गिराने के लिए हम लोग को ज़्यादा बल लगेगा। वैसे ही साइकिल से कोई एक व्यक्ति जा रहा है, उसको ब्रेक लगाने में ज़्यादा बल की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब साइकिल जो गति अवस्था में है
उसको विरामावस्था में लाने के लिए ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन साइकिल में और अधिक लोगों को बैठा दिया जाए, 2-3 लोग बैठ जाएं, तो उसमें ब्रेक लगाने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों है? अगर कोई हल्की वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में मतलब वो विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा जड़त्व के कारण, और कोई भारी वस्तु भी जड़त्व के कारण अपने विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। लेकिन भारी वस्तु को गतिशील बनाने के लिए हम लोग को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा चट्टान है उसको हम लोग को क्या करना है, गति में लाना है, गतिशील बनाना है, विराम से गति अवस्था में लाना है, तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। कोई हल्की सी वस्तु है उसको कम बल में लगा के हम लोग गति अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कि 2 बॉक्स हैं हमारे पास, है ना, एक बॉक्स में हम लोग क्या कर देते हैं, खाली है, और दूसरा बॉक्स हमारा क्या है, पुस्तकों से भरा पड़ा है। तो जो पुस्तकों से भरा पड़ा बॉक्स है ना, उसको क्या करेंगे हम लोग, विराम से गति अवस्था में लाएंगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, बल्कि जिसमें जो खाली बॉक्स है उसमें कम लगेगा। वैसे ही जो वाहन है, जितना भारी वाहन है उसमें ब्रेक लगाने के लिए उतना ही ज़्यादा बल की आवश्यकता होती, जबकि हल्के जो वाहन हैं उसको, जो कोई वस्तु हल्की वस्तु हमारे और चलते आ रही है, कोई बॉल चलते आ रहा है हमारे तरफ गति अवस्था में, उसको आराम से हम लोग विरामावस्था में ला सकते हैं कम बल लगा। अगर चट्टान हमारे तरफ आ रहा है, चट्टान में तो हम खुद दब जाएंगे, उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। मतलब जो जड़त्व है, जड़त्व किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रहा है। जड़त्व द्रव्यमान के ऊपर कैसे निर्भर कर रहा है, जिस वस्तु का द्रव्यमान, हम लोगों ने उदाहरण में देख रहे हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसमें क्या होता है, जड़त्व अधिक होता है ना। मतलब उस जड़त्व क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन का विरोध। जिसका ज़्यादा द्रव्यमान है उसका स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है ना। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होगा, है ना। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उस वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उस वस्तु का जड़त्व कम होता है। मतलब उस वस्तु का स्थिति में परिवर्तन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान का SI मात्रक, किसी चीज़ के मापन के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना, तो SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम SI मात्रक, ठीक है, किलोग्राम होता है। इसको kg भी लिखते हैं। तो ये इस प्रकार से जड़त्व एवं द्रव्यमान एक दूसरे का संबंध होता है। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस अध्याय का। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो संतुलित बल क्या होता है, देखो हम लोग क्या करें, कोई एक वस्तु रख दिए, और वस्तु को क्या करते हैं, 2 तरफ से रस्सी से बांध देते हैं इस वस्तु को। एक तरफ ये रस्सी A है और ये दूसरे तरफ रस्सी B है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वस्तु को केवल रस्सी A की ओर खींचा जाए तो जाहिर सी बात है कि किधर चले जाएगा, इस ओर चले जाएगा, ये वस्तु A की ओर चले जाएगा। अगर केवल B की ओर बल लगाकर खींचा जाए B रस्सी से तो वस्तु B की ओर चले जाएगा। अच्छा, अगर दोनों तरफ बल लगाया जाए लेकिन A की ओर ज़्यादा बल लगे, B की ओर कम बल लगे, तो भी वस्तु किधर चले जाएगा, A की ओर। अगर B की ओर ज़्यादा बल लगे, A की ओर कम बल लगे, तो वस्तु B की ओर चले जाएगा। लेकिन सोचो, अगर दोनों तरफ बराबर बल लगे तो वस्तु किधर जाएगा, वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा अगर वस्तु के दोनों तरफ बल बराबर लग रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, संतुलित बल। संतुलित बल, अगर संतुलित बल एक दूसरे के विपरीत, जैसे कि ये दोनों दिशा अलग अलग है ना, एक ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में, दिशा अलग अलग है, विपरीत दिशा में। अगर संतुलित बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उनका योग क्या होता है, उनका योग होता है
जीरो, उनका योग क्या होता है? जीरो। ये संतुलित बल कहलाता है। उनका योग क्या होता है? जीरो। जीरो इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। मान लो इसमें एक्स बल लग रहा है तो इसमें एक्स बल, लेकिन ये उल्टा है इसलिए माइनस एक्स बल लगेगा। तो एक्स प्लस माइनस एक्स क्या होगा? एक्स प्लस और माइनस का गुणा माइनस एक्स क्या होगा? जीरो, है ना। तो संतुलित बल वह बल है अगर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उन दोनों का योग क्या होगा? शून्य होगा, और उसको बोलेंगे संतुलित बल। और असंतुलित बल कब होगा? जब हम लोग एक की ओर अधिक बल लगाएंगे। जब किसी एक दिशा में अधिक बल लगाया जाए और दूसरे दिशा में कम बल लगाया जाए तो उस बल को क्या कहेंगे? असंतुलित बल। असंतुलित इसलिए क्योंकि एक तरफ ज़्यादा बल लग रहा है, एक तरफ कम बल लग रहा है, ठीक है। तो इसमें केवल इतना ही है संतुलित और असंतुलित बल में कि यदि दो समान परिमाण वाले बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उनका योग शून्य होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं संतुलित बल। और अगर देखो ये जैसे ए है, ए बड़ा हो गया बी से, मतलब ए में ज़्यादा ए में बल ज़्यादा लग रहा है, या तो फिर बी बड़ा हो गया ए से, बी में ज़्यादा बल लग रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? असंतुलित बल। असंतुलित बल मतलब अगर क्या हो, किसी वस्तु में दो विपरीत दिशाओं में बल लगाया जाए तो जिस दिशा में बल अधिक लगाया जाएगा वस्तु उसी दिशा की ओर आ जाएगा। इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये था संतुलित और असंतुलित बल। अब देखते हैं अध्याय 5 का अगला टॉपिक। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है रैखिक संवेग। तो एक बात आप सोचिए, अगर कोई दीवार है, दीवार से साइकिल टकरा जाए, साइकिल में कोई व्यक्ति जा रहा है और दीवार में टकरा गया, और उसी के जगह कोई व्यक्ति ट्रक में जा रहा है और ट्रक में जा कर के वो दीवार में टकरा गया, तो साइकिल से टकराया दीवार में और ट्रक से टकराया दीवार में, तो दोनों स्थिति में दीवार पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालेगा? जाहिर सी बात है दीवार पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालेगा? ट्रैक्टर डालेगा। ट्रैक्टर क्यों डालेगा? ट्रैक्टर क्यों डालेगा? क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक था। भले साइकिल और ट्रैक्टर दोनों का वेग चलो एक समान, दोनों की स्पीड सेम था, परंतु ट्रैक्टर जो है या ट्रक जो है उसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण वो क्या करेगा? उस पर प्रभाव ज़्यादा डालेगा। हम लोग क्या कर लेते हैं? रेत ले लेते हैं, ठीक है। और एक क्या ले लेते हैं? टेनिस बॉल। ये क्या है? हमारा टेनिस बॉल, ठीक है। और एक ले लेते हैं प्लास्टिक का बॉल, प्लास्टिक बॉल। अब दोनों को एक समान ऊंचाई से क्या करते हैं, और एक समान ऊंचाई एक समान स्पीड से हम लोग नीचे रेत में फेंकेंगे तो कौन सबसे ज़्यादा गड्ढा करेगा रेत में? ये टेनिस का बॉल, जबकि ये प्लास्टिक बॉल कम गड्ढा करेगा। कारण क्या है? प्लास्टिक जो बॉल है वो हल्का होता है टेनिस बॉल से। मतलब किसी वस्तु के ऊपर बल हम लगा रहे हैं, जैसे दीवार के ऊपर बल लगा साइकिल और ट्रक का, तो बल कौन ज़्यादा लगा पाया? ट्रक, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा था। यहाँ पर टेनिस बॉल और प्लास्टिक बॉल में रेत में ज़्यादा बल क्यों लगा पाया टेनिस बॉल? क्योंकि टेनिस का द्रव्यमान अधिक था। मतलब किसी वस्तु पर लगने वाला बल किसके ऊपर निर्भर करता है? जो वस्तु बल लगा रहा है उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है ना, द्रव्यमान और वेग। तो वेग अगर समान भी हो जाए तो भी क्या होता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो कोई अगर वस्तु है ना, कोई वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं क्या है? m है। किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लिए m, है ना, और वस्तु का वेग मान लिए v, है ना। तो क्या होता है? ये जो कारक है द्रव्यमान और वेग दोनों मिलकर बल का निर्धारण कर रहा है, आपने देखा ही होगा, है ना। तो केवल स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कितना स्पीड से जा कर के टकराया, उसका बल भी निर्भर कर, उसका द्रव्यमान भी निर्भर करता है। मतलब जो बल लग रहा है दोनों के ऊपर निर्भर करता है, कितना वेग और कितना द्रव्यमान है उसके ऊपर।
तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, संवेग। द्रव्यमान और वेग, वस्तु का बल किसके ऊपर निर्भर किया, संवेग। तो संवेग क्या होता है, संवेग जो होता है जिसको बोलते हैं मोमेंटम, रैखिक संवेग पढ़ रहे हैं ना, लीनियर मोमेंटम। तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग कहते हैं। मतलब वस्तु का द्रव्यमान अगर m है और वेग v है तो m गुणित v मतलब mv क्या होगा, संवेग होगा। और संवेग को प्रदर्शित करते हैं हम लोग p से, है ना। तो p इज इक्वल टू mv, तो ये है संवेग। तो संवेग क्या होता है, संवेग का परिमाण, संवेग एक क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि वह राशि होता है जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। तो संवेग का क्या होता है, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए क्या है, एक सदिश राशि होता है। परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए एक सदिश राशि है। और इसका SI मात्रक, संवेग का, संवेग को मापेंगे किससे भाई, इसका कोई मात्रक तो होगा। संवेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड जो है संवेग का SI मात्रक होता है। तो यह था रैखिक संवेग टॉपिक। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए अगला टॉपिक है गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम मैंने बताया ही कि जो अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अब आ गया हमारा गति का द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यह है गति का द्वितीय नियम। अगर मतलब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, उस पर लगाया गया असंतुलित बल के समानुपाती होती। मान लो उस पर एक क्या लगा दिया गया है, असंतुलित बल F लगा दिया गया है। ठीक है, वस्तु का T1 समय में, वस्तु का T1 समय में संवेग क्या है, P1 है। और वस्तु का T2 समय में संवेग क्या है, P2 है। तो संवेग में परिवर्तन मतलब P2 माइनस P1 और परिवर्तन की दर मतलब समय के अनुसार होगा T2 माइनस T1। ये क्या होता है, सॉरी ये इक्वल लिख दो। समानुपाती, समानुपाती मतलब क्या होता है, अगर बल बढ़ता है तो इधर भी इसका मान बढ़ेगा, इसका मान घटता है तो इसका मान घटेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा। मतलब एक तरफ बढ़ेगा दूसरी तरफ भी बढ़ेगा, एक तरफ घटेगा दूसरी तरफ भी घटेगा। इसका मतलब ये समानुपाती होता है। अब F समानुपाती किसके, P2 माइनस P1 मतलब संवेग में अंतर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल P। इसको बोलते हैं संवेग में परिवर्तन। डेल मतलब परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। और नीचे T2 माइनस T1 डेल T लिखते हैं इसको। ठीक है, मतलब जो समय में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या होता है, आगे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, F समानुपाती होगा, है ना, किसके। अच्छा, ये जो डेल P है ना,
ये जो अच्छा ये जो समानुपाती है इसका चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, कोई स्थिरांक लेते हैं। मान लें स्थिरांक हम लोग एक ले लिए के स्थिरांक है ना, डेल पी बाई डेल टी। अगर के स्थिरांक का मान 1 ले लें तो 1 के साथ गुणा होगा डेल पी बाई डेल टी का, तो डेल पी बाई डेल टी ही आएगा क्योंकि 1 के साथ जो भी गुणा होता है वही आता है। ठीक है। अब डेल पी मतलब क्या, संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन कैसे होगा, वेग के द्वारा संवेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि संवेग बताया ना इसके पहले संवेग वाले टॉपिक में। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान थोड़ी ना चेंज होगा, वेग ही तो चेंज होगा ना उसका। द्रव्यमान कैसे चेंज होगा, हम उसका द्रव्यमान कैसे चेंज कर देंगे, उसको तोड़ फोड़ थोड़ी ना देंगे, उसका वेग चेंज कर सकते हैं। तो इस संवेग में परिवर्तन कैसे होता है, एम डेल वी, मतलब केवल v में ही परिवर्तन होगा बटे डेल टी। अब देखो अगर हम लोग m को अलग कर दें इसमें से, है ना, डेल v बाई डेल टी, तो डेल v मतलब वेग में परिवर्तन की दर हो गया। अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, है ना। और त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, है ना। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग किससे प्रदर्शित किए, ए से। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, ma हो गया। ठीक है, F इज इक्वल टू ma। और यही हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम, जो गति के द्वितीय नियम का क्या है, ये सूत्र है। ठीक है। अब देखते हैं ये जो होता है बल F, है ना। तो बल का जो SI मात्रक होता है, बल का SI मात्रक ये है हमारा न्यूटन। SI मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। तो संवेग एवं बल से संबंधित कुछ प्रश्नों को अब सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, तो द्रव्यमान कितना दिया है, हम लोग हल करते हैं। द्रव्यमान m इज इक्वल टू दिया है 3 किलोग्राम, m इक्वल टू 3 kg द्रव्यमान, है ना। वस्तु पर क्रियाशील नियत बल 25 सेकंड में उसके वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर क्या कर देता है, 3.5 मीटर प्रति सेकंड। टाइम कितना लग रहा है, 25 सेकंड। ठीक है, 25 सेकंड टाइम लग रहा है। और प्रारंभिक जो वेग है वो क्या दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग को यू से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड। और अंतिम वेग है ना, 25 सेकंड के पश्चात अंतिम वेग v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 3.5 मीटर प्रति पर सेकंड, है ना। तो ये हो गया। तो लगाया गया बल का परिमाण हम लोग को ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम लोग अभी देखें, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पर ये हम लोग क्या था, डेल p बाई डेल टी था। तो समय में परिवर्तन तो 25 सेकंड है हमारा। और ये क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन। और ये डेल टी का मान हमारा क्या है, 25, है ना, 25। तो F इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या दिया है, हमारा द्रव्यमान है 3 kg का। और वेग में परिवर्तन पहले कितना था, वेग मतलब लास्ट में कितना, 3.5, पहले था 2, तो 3.5 माइनस 2 वेग में परिवर्तन। F इज इक्वल टू 3 इंटू 3.5 माइनस 2 क्या होगा, 1.5 बाई 25। तो 1.5 इंटू 3 क्या हो गया, ये होता है ना, 15 3 जा 45, 15 3 45, 1 टाइम के बाद पॉइंट, तो 1 टाइम बाई 25। पॉइंट जो है अपने को पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45 बाई 250, इसको कैंसिल कर देते हैं 5 से। तो 5 9 जा क्या हो जाएगा 45, 5 5 जा 25 और 0 जा 0, ये हो गया 9 बाई 50, है ना, 9 बाई 50। और हम लोग इसको अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले तो 50 0 टाइम में जाएगा 9, क्योंकि 50 के टेबल में तो 9 आता नहीं, पॉइंट लगाएंगे 90 हो जाएगा। 51 जा 50, अब फिर 40 बचा, 40 में पॉइंट लगाएंगे 400 और 58 जा 400, 0.4 न्यूटन। आंसर क्या आएगा, 0.4 न्यूटन, है ना। तो बल का परिमाण, तो बल का परिमाण क्या हो गया, अतः बल का परिमाण क्या है, 0.18 न्यूटन है, 0.18 न्यूटन है।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना करके देखते हैं इसमें। तो ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। 5 किलोग्राम, ये हमारा प्रश्न है, 5 किलोग्राम की एक ट्रॉली। तो हल करते हैं। सबसे पहले m मास द्रव्यमान कितना दिया है, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम की एक ट्रॉली पर बल लगाने से उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसमें बल लग रहा है। तो बल कितना दिया है, F = दिया है हमारा, अच्छा बल लगाने से उसमें त्वरण, अच्छा त्वरण का मान दिया है, A = त्वरण का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो त्वरण उत्पन्न होता है, आरोपित बल की गणना कीजिए। तो न्यूटन का द्वितीय नियम में अभी मैंने बताया, उसका सूत्र क्या था, F = ma, जिसमें F क्या है, बल, और m द्रव्यमान, a मतलब त्वरण है, एक्सीलरेशन। तो F = ma, m का वैल्यू है 5 × a का वैल्यू है 10, और 5 10 जो हो गया हमारा 50 न्यूटन बल है ना। आरोपित बल की गणना कीजिए। तो अतः आरोपित बल कितना है, 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन बल लगा है भाई, 50 न्यूटन है, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं बल एवं गति से संबंधित तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये हमारा प्रश्न 3। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 30 ग्राम द्रव्यमान की गेंद, अच्छा देखो द्रव्यमान कितना है, 30 ग्राम। ग्राम मतलब समझ गए ना, CGS पद्धति में। अगर हम इसको SI पद्धति में लाना चाहें तो हमको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 30 ग्राम है, अच्छा 30 ग्राम है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, किलोग्राम में। तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1000 से अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 0 में 0 कैंसिल हो जाएगा, और 100 शून्य शून्य हो गया, दशमलव लगाया तो 30 हो गया, फिर 0 0 दशमलव लगाया तो 300, 100 3 300, तो 0.03 ग्राम आएगा है ना, अगर हम लोग SI में निकालें तो, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या बोला, 30 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का समय के साथ ग्राफ दिया गया है। ये समय के साथ क्या दिया गया है, प्रारंभिक वेग u दिया गया है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा इसको भी SI में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको SI में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग कर देंगे 100 से भाग। तो 100 से भाग देंगे तो 15 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, 0.15 0.15 मीटर पर सेकंड हो गया ये, ठीक है। अब क्या है, गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए, अच्छा विरामावस्था में लाएंगे मतलब अंतिम में विराम में आ जाएगा, मतलब अंतिम में क्या होगा इसका 0 है ना। घर्षण बल, मतलब कितना घर्षण बल लगाना होगा विरामावस्था में लाने के लिए, तो ये हमको ज्ञात करना है। घर्षण बल एक बल ही है, तो बल का ही फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा है ना। तो बल का फॉर्मूला तो हमको पता है, m = क्या होता है, m = del P/del T, और इसको del P को क्या लिख सकते हैं, m del V/del T है ना। तो वेग में परिवर्तन अपना देखो, यहाँ पर समय कितना लगा है, समय लगा है लगभग, समय कितना लगा इसमें, समय 5, समय कितना दिया गया है, समय दिया t = 5 सेकंड। अच्छा समय दिया t = 5 सेकंड है ना, मतलब समय में परिवर्तन हो गया 5 अपना, ठीक है। 5 सेकंड अंतिम वेग था ना, 5 - 0 5 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब m = वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे, ये हो गया del T। तो F = क्या हुआ, द्रव्यमान है हमारा 0.03 ग्राम, अंतिम वेग है 0 माइनस प्रारंभिक वेग है 0.15 बटे T, समय का मान है 5। F = कितना हो गया 0.03, और ये हमारा हो गया क्या, माइनस 0.15/5। F =
यहाँ पर हम लोग इसका इंटू करें तो क्या आएगा, ये 5 3 जा 15 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो गया, और इसमें 2 टाइम के बाद मतलब टोटल 4 टाइम के बाद इसमें पॉइंट लगेगा 0.0009 न्यूटन इतना लगेगा। अगर हम लोग इसको क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, अच्छा ये माइनस में आएगा क्योंकि प्लस और माइनस के इंटू माइनस में, माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस ये दर्शा रहा है कि बल विपरीत लगेगा। बताया था ना घर्षण बल किसके क्या होता है, घर्षण बल जो गति के विपरीत लगता है, तो इसी कारण इसमें ऋणात्मक चिन्ह है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, -9 गुणित 10 की घात -4 न्यूटन। तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, तो कितना घर्षण बल लगाना पड़ेगा, -9 गुणित 10 की घात -4 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। माइनस इसलिए आया है क्योंकि घर्षण जो है वेग के विरुद्ध जिस दिशा में गति होता है उसके विपरीत कार्य करता है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर उत्तर में हमारा आया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, आखिरी न्यूमेरिकल प्रश्न है जो कि गति के द्वितीय नियम का। ये हमारा है चौथा प्रश्न। 5 किलोग्राम की एक वस्तु पर सबसे पहले क्या दिया गया, वेट उसका दिया गया द्रव्यमान 5 किलोग्राम। ठीक है, 5 किलोग्राम वस्तु पर क्या 10 न्यूटन बल दिया, 10 न्यूटन बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है। समय दिया है 5 सेकंड लगाया जाता है। इस बल में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, तो त्वरण देखो F = mx फॉर्मूला होता है। F लगा है 10, m लगा है द्रव्यमान 5, ये त्वरण का मान हम लोग को याद करना है। तो 10 5 गुणे में है, भाग में आ जाएगा a बराबर 5 दूनी 10, 2 तो क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या लगा है त्वरण। तो त्वरण का ये पहला आंसर हम लोग का आ गया, त्वरण का मान पूछा था, है ना। त्वरण कितना उत्पन्न होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। अब वेग में परिवर्तन की गणना कीजिए। बोला त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। तो a बराबर v - u, यही तो है ना वेग में परिवर्तन, है ना। अब a का मान अभी हमारा क्या निकला है 2, समय है हमारे यहाँ दिया है 5 सेकंड, तो 5 2 5 इधर गुणे में है, इधर भाग में, इधर गुणे में आ जाएगा। v - u = 2 पंजे क्या हो गया, यहाँ पर 10 आ गया इसका मान 10। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड क्या होगा वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन की गणना कीजिए। दूसरा आंसर क्या आ गया, वेग में परिवर्तन 10 मीटर पर सेकंड। तो पहला आंसर त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा आंसर वेग में परिवर्तन की गणना कीजिए तो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन हुआ। तो आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग अगर किसी दीवार को पंच मारें तो जितने ताकत से हम दीवार को मारेंगे, दीवार को चोट पहुंचाएंगे, उतना ही चोट हम लोगों को भी पहुंचेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, जितना बल उस पर लगा है उसके विपरीत बल क्या हुआ हमारे ऊपर भी लगा, है ना। तो यही जो होता है, देखो जैसे बंदूक जब चलाया जाता है ना, जब राइफल चलाया जाता है तो क्यों बोला जाता है कि ना कि कंधे पर रखो, उसके बाट जो होता है बंदूक का, जो राइफल जो होता है, राइफल का जो पिछला हिस्सा होता है ना, राइफल का पिछला हिस्सा जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाट, उसको हमेशा क्या करते हैं कंधे से सटा करके मारा जाता है। क्योंकि जब बंदूक से गोली निकलती, जिस स्पीड से गोली निकलती है उतना ही स्पीड से बंदूक क्या होता है पीछे की ओर जाता है। मतलब जितना बल आगे की ओर लगता है उतना ही बल पीछे की ओर भी लगता है। तो क्या होता है जब हम क्रिया करते हैं तो उसके बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, और यही क्या है गति का तृतीय नियम, है ना। तो गति का तृतीय नियम क्या होता है, प्रत्येक बल के बराबर
तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक बल के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। जैसे कि हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं, इस दिशा में मतलब क्रिया कर रहे हैं, तो उतना ही प्रतिक्रिया हमारे तरफ होगा, मतलब उतना ही क्रिया होगा लेकिन वो विपरीत दिशा में होगा। जैसे हम लोग इस दिशा में बल लगा रहे हैं F12, तो विपरीत दिशा में बल लगेगा F21 जो कि माइनस में होगा। माइनस क्या प्रदर्शित करता है? माइनस ये प्रदर्शित करता है कि वो विपरीत दिशा में लग रहा है। तो प्रत्येक बल के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह तो हो गया हमारा साइंस का, गति का या फिजिक्स का बोल सकते हैं। परंतु ये हमारे लाइफ में भी हमको इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम कोई बुरा कार्य कर रहे हैं तो विपरीत और उतना ही बराबर बुरा कार्य हमारे साथ भी होगा। किसी के साथ हम अच्छा कर रहे हैं तो उतना ही बराबर हमको भी अच्छा कार्य मिलेगा। तो ये था गति का तृतीय नियम, प्रत्येक बल के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। जैसे संवेग संरक्षण का नियम है वैसे ही आवेग संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है ना। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं रसायन में, उत्पाद और अभिकारक, अभिकारक होता है ना जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब अभिक्रिया के पहले भी अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता। वैसे ऊर्जा, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। वैसे ही हम लोग आते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम कैसा है कि क्या होता है, कोई वस्तु टकराने के पहले या टकराने के बाद जो संवेग है उसका, बल लगाने के पूर्व, किसी वस्तु पर बल लगाने के पूर्व और बल लगाने के बाद जो उसका संवेग होता है, अगर वो दो वस्तुएं हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में, है ना, क्या होता है, बाह्य असंतुलित बल, असंतुलित बल, बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में क्या होगा, दो वस्तुओं का कुल संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। दो वस्तुओं का कुल संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। हम लोग दो वस्तु ले लेते हैं, वस्तु ए है ना, वस्तु ए है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, वस्तु ए का UA, और वस्तु बी है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, वस्तु बी का UB। और इसके बाद दोनों वस्तु क्या हो जाते हैं, टकराते हैं आपस में, दोनों वस्तु क्या हो गए, टकरा गए। तो वस्तु ए जो है इस पर बल लगाया वस्तु बी पर का FAB, और वस्तु बी जो है इस पर बल लगाया -FBA, B से A, है ना। तो विपरीत है इसलिए इसमें माइनस चिन्ह हम लोगों ने लगा दिया है, ठीक है। अब जब टकराया उसके बाद उसका वेग क्या हो जाता है, वस्तु ए का वेग हो गया VA
और वस्तु b का वेग जो हो जाएगा वो क्या होगा, v b, है ना, v b। ठीक है, देखो समझ आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गति के तृतीय नियम को के अनुसार क्या होता है, जो बल लगा है एक दूसरे के ऊपर, ए बी के ऊपर क्या बल लगा है, ए से बी है, ए टू बी, और वस्तु बी ए के ऊपर बल लगाया है तो उसको क्या लिखेंगे, एफ बी टू ए, एफ बी टू ए इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा, विपरीत है, इसलिए इसमें लगेगा माइनस का चिन्ह। अब बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र लगाएंगे, तो बल का सूत्र यहाँ पर द्रव्यमान गुणित वेग में परिवर्तन, तो द्रव्यमान मान लेते हैं एम ए है इसमें द्रव्यमान, चलो ठीक है, एम ए से बी में लगा है, तो किस पर लगा है, एफ ए बी, बल इसमें लगा है बी पर, है ना, तो एम बी इंटू वेग में परिवर्तन त्वरण होता है वी बी माइनस यू बी, है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय में परिवर्तन, तो समय तो दोनों में सेम ही लगा है टी, इसमें आ जाएगा माइनस साइन, और ए के लिए है तो एम ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी ए माइनस यू ए बाई टी। तो देखो इधर टी जो है गुणे में है, भाग में, सॉरी इधर गुणे में जाकर टी को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे होगा इसका हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई क्या होगा, एम बी इंटू वी बी, एम बी का यू बी से होगा तो माइनस एम बी इंटू यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए इंटू वी ए, क्या हो जाएगा, माइनस एम ए वी ए, और माइनस माइनस प्लस एम ए यू ए, ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, v वाला जो है उसको एक साथ कर देते हैं एम बी वी बी, तो माइनस एम ए वी ए इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एम ए वी ए, है ना। तो देखो संवेग है, पहले वस्तु का संवेग, दूसरे बी का संवेग और ए का संवेग, द्रव्यमान गुणित वेग है ना, संवेग मतलब अंत में, v मतलब अंतिम वेग है ना, अंत में संवेग बराबर क्या है, इधर एम ए यू ए, एम ए यू इधर पहले से है, माइनस एम बी वी बी उधर जाके प्लस एम बी वी बी हो गया, मतलब यू बी हो गया, मतलब अंतिम, मतलब प्रारंभिक जो संवेग है और अंतिम जो संवेग है दोनों देखो बराबर है, मतलब संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ है, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों क्या है, बराबर है, मतलब टकराने के बाद जो संवेग है और टकराने के पहले जो संवेग है वो दोनों बराबर है। यही संवेग संरक्षण का नियम है कि बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो वस्तुओं का कुल संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, वो चेंज नहीं होता, क्रिया के पहले भी और क्रिया के बाद भी उनका संवेग क्या होता है, बराबर होता है। ये संवेग संरक्षण का हमारा नियम है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हमारे पास दिए गए हैं, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था न्यूटन के द्वितीय नियम में। अब इस पार्ट के 5वें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। तो देखते हैं प्रश्न 5। 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की दो गोलाकार वस्तुएं हैं। एक का द्रव्यमान m1 कितना दिया है, 40 किलोग्राम। दूसरा वस्तु है m2 किलोग्राम का, जिसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान की दो गोलाकार वस्तुएं 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इनका प्रारंभिक वेग क्या है, पहले वाले का 10 मीटर प्रति सेकंड पहले वस्तु का, और दूसरे वस्तु का वेग क्या है u2। प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इनकी दिशा एक दूसरे की ओर है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलकर जा रही है। वस्तु आपस में टकरा कर चिपक जाती है, तो जुड़ी हुई वस्तु का वेग हम लोग को मतलब v ज्ञात करना है। तो दोनों का वेग मतलब बराबर होगा ना, वस्तु का वेग चिपक गया तो एक साथ होगा,
संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, दोनों का संवेग बराबर होगा। संवेग मतलब द्रव्यमान गुणित वेग। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद, है ना, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग जो है दोनों का बराबर होगा। तो द्रव्यमान गुणित वेग, तो द्रव्यमान टोटल m1 प्लस m2 टकराने के बाद, और वेग है v, और संवेग टकराने के पहले m1 u1, क्योंकि वेग अलग अलग है इसलिए m1 u1 m2 u2। अब देखो पहले और दूसरे का द्रव्यमान 40 प्लस 20 प्लस 40 इंटू वी इज इक्वल टू m1 मतलब 40 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 50। तो देखो 40 प्लस 20 हो गया 60, और v 40 और 10 का गुणा 400, 50 और 20 का गुणा 20 शून्य शून्य और 20 पंच 100, तो ये हो गया 60v, 60v बराबर 400 प्लस 100 कितना हो गया 500। और ये आ गया हमारा नेक्स्ट, ये जो 60 गुणे में है ये किस में चले जाएगा, भाग में। और ये कैसे हुआ, कोई गलती हो गया क्या हम लोग से, अच्छा 20 शून्य शून्य 20 पंच 100, अच्छा 20 शून्य शून्य 20 पंच 1000 होगा ना, ठीक है 1000 प्लस 400। और देखो दूसरा वस्तु एक दूसरे के विपरीत है, मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा ना वेग, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो इधर को अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसको ऋणात्मक, तो एक को जैसे इसको माइनस ले लिया -50, तो -50 ये हो गया -1000, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 1000 -600, तो v इज इक्वल टू -600/60। तो 0 0 कैंसिल, 6 10 जा 60, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया -10 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेग कभी भी माइनस में नहीं होता, तो उस वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, उस वस्तु का वेग होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। पर माइनस क्या दर्शा रहा है कि वो जो कम द्रव्यमान वाले वस्तु है उस दिशा की ओर गति करेगा, है ना। तो ये वस्तु जो है, दोनों वस्तु चिपक कर किस ओर गति करेगा, जो इधर कम द्रव्यमान वाली वस्तु है, मतलब 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की ओर गति करेगा। तो यह था 5वें प्रश्न का उत्तर, 10 मीटर प्रति सेकंड दोनों वस्तु का वेग आएगा एक साथ चिपक करके। अब देखते हैं उदाहरण 6वां का इसमें प्रश्न नंबर 6वां। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 6वें का प्रश्न। 2 किलोग्राम की एक बंदूक से पहला वस्तु मान लेते हैं बंदूक का, और बंदूक का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं m1 2 किलोग्राम दिया गया है, और बंदूक से 20 किलोग्राम की गोली दूसरा वस्तु मान लेते हैं गोली को, जिसका है 20 ग्राम है। अच्छा, तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20 ग्राम इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हमको इसको भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 100 शून्य शून्य, दशमलव लगाया 20 हो गया, शून्य शून्य फिर, तो 0.02 ग्राम में आएगा इसका, मतलब किलोग्राम में 0.02 किलोग्राम, है ना, ठीक है। और गोली जो है किस वेग से छोड़ा जा रहा है, अंतिम वेग गोली का, प्रारंभिक वेग तो दोनों का क्या होगा, शून्य ही होगा ना, u1 और u2 दोनों का क्या होगा, शून्य ही होगा। और अंतिम वेग गोली का बोला जा रहा है, तो पहला बंदूक को माने हैं, तो ये v1 पता करना है हम लोग को, बंदूक के पीछे हटने का वेग ज्ञात करना है, और ये हमारा गोली का वेग बता रहा है 100 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम से बनाते हैं। संवेग संरक्षण के नियम से दोनों पक्ष में जो है संवेग बराबर होगा, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब गोली चलने के बाद का संवेग और गोली चलने के पहले का संवेग, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। तो यहाँ पर m1 का वैल्यू है 2 इंटू v1 का वैल्यू हम लोग को पता करना है, प्लस m2 गोली का द्रव्यमान 0.02 किलोग्राम, और v2 है 100 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो गया हमारा
m1 तो द्रव्यमान तो है 2 किलोग्राम पर u1 क्या है 0 प्रारंभिक वेग, और m2 है 0.02 किलोग्राम, और u2 भी क्या है 0 है ना। तो 2 × v1 2v1 प्लस ये देखो 2 टाइम के बाद पॉइंट है, इसमें 2 ये 100 है, इससे इंटू होगा तो 2 × 100 200 हो जाएगा है ना। मतलब कि और 200 0 रहेगा तो दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे ताकि 2 ही आएगा, बराबर ये हो गया 0, 0 और 0 का गुणा 0 और 0 प्लस 0 0 हो गया। तो 2v1 = 0 माइनस प्लस 2 पक्षांतर हो गया -2 हो गया, और 2v1 = 0 - 2 -2 हो गया। v1 2 इधर गुणे में है, इधर भाग में पक्षांतर हो गया, तो v1 = क्या हो गया 2 एकम 2 -1 मीटर प्रति सेकंड है ना। ये क्या हो जाएगा, बंदूक के पीछे हटने का वेग क्या होगा -1 मीटर प्रति सेकंड। किसी भी का वेग जो है माइनस में नहीं हो सकता, तो वेग क्या हो जाएगा हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड, और माइनस क्या दर्शा रहा है कि विपरीत दिशा में चलेगा, इसलिए माइनस आ गया साइन। तो वेग क्या होगा हमारा आंसर होगा ये 1 मीटर प्रति सेकंड बंदूक के पीछे हटने का वेग। अब आते हैं इसमें अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं अध्याय 5 में, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। अभ्यास के प्रश्न में दिया गया है किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है, तो किसी वस्तु के जड़त्व का कारण दिया गया ऑप्शन में केवल द्रव्यमान, केवल वेग, द्रव्यमान और वेग दोनों, और कोई भी नहीं। तो इसमें क्या आएगा आंसर देखते हैं। तो इसमें आएगा आंसर द्रव्यमान और वेग दोनों। जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों के ऊपर निर्भर करता है। द्रव्यमान अधिक है तो भी जड़त्व अधिक हो जाएगा, वेग अधिक है तो भी जड़त्व अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर है सद्रव्यमान और वेग दोनों। एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की सीट पर बैठा है। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो उसी समय लड़का अपने से ठीक नीचे अपने भाई के खुले हाथ पर आम गिराता है। आम गिरेगा ठीक उसके भाई के हाथ में, उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन चलाने के विपरीत दिशा में, उसके भाई के हाथ से दूर ट्रेन चलने की दिशा में। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, तो उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन चलने की दिशा में ये आएगा आंसर। रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है, तो रॉकेट नोदन का सिद्धांत किस पर आधारित है, रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है गति के द्वितीय नियम पर, गति के द्वितीय नियम पर आधारित है। तो यह है हमारा ऑप्शन ब आएगा इसका आंसर, गति के द्वितीय नियम पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए चौथा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। एक गोला 500 न्यूटन बल लगाने पर 0.06 सेकंड में रुक जाता है तो गोले का संवेग होगा, तो गोले का संवेग होगा 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आएगा। क्या आंसर आएगा 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये जो अध्याय 5 के अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न और भी बचे हुए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर को मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी जो सेक्शन है उसमें जा कर के इसका आंसर देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन का आंसर मैं कम्युनिटी में, और पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो फेसबुक पेज है उसमें मैं इस सभी के क्वेश्चन के आंसर को, अध्याय 5 के सभी क्वेश्चन के आंसर को अपलोड कर दूंगा। तो आप देखिए, अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।